जिंदगी नाकामियों के नाम हो, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बता। वो गरीब है, यहाँ से कॉपी वहाँ से पेस्ट, ये राइट्स खरीद लो, वो राइट्स खरीद लो, ये रीमेक कर सब लो। क्या हो रहा है? ये रीमेक्स मैं बहुत खिलाफ हूँ, रीमेक्स बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों कर रहे हैं आप रीमेक्स? अगर आप जो कंटेंट बन चुका है, जो गाना बन चुका है, जो फिल्म बन चुकी है, अगर आप उससे बेहतर नहीं बना सकते या उसके जैसा नहीं बना सकते, तो आप क्यों बना रहे हैं भाई? कोई और चीज बनाओ। ये किसी एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जी हम रूम में जितने लोग बैठे हैं, जी अभी सबने हीरा मंडी देखी होगी। अगर मैं सबसे पूछ लूँ इसका गाना किसने लिखा है, 10 में से 8 लोग भी नहीं बता जी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स के एक खास पॉडकास्ट सेगमेंट में। एक बार फिर से हम हाजिर है एक और नए गेस्ट के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित चंदेल और आज के इस पॉडकास्ट सेगमेंट के जो गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं, क्योंकि ऐसे तो एक इंसान है लेकिन इनमें बहुत सारे टैलेंट है। ये स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, ये पोइट भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं, और तमाम जो बड़ी बड़ी फिल्में, जैसे चाहे वो पद्मावती हो, गुजारिश हो, और अब हीरा मंडी के लिए भी उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। तो मतलब सिर्फ एक कलाकार नहीं, कलमकार हैं। तो इसी के बीच हम बात करना चाहते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ खास हमारे आज के पॉडकास्ट सेगमेंट में AM तुराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एंड थैंक यू सो मच अंकित, आपका और आपके चैनल का थैंक यू सो मच। बिल्कुल। सबसे पहले सर यही एक तो बधाई आपको, हीरा मंडी इतना अब तो सेकंड पार्ट भी अनाउंस हो गया, जी। इतना ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर रही है, वर्ल्ड वाइड लोग इसे प्यार दे रहे हैं। तो पहला सवाल तो सर यही है कि संजय लीला बंसाली जी के साथ एसोसिएशन करीबन अब तो 15 साल हो गए जी काम करते करते साथ में। गुजारिश से लेके अब हीरा मंडी तक का सफ़र किस तरह का रहा है, कैसे देखते हैं इस जर्नी को, और आप में उनके साथ रह के आप में क्या ग्रोथ आई है, आपने क्या पॉजिटिविटी उनसे लिया है? एक बार जी अगर आप ही, क्योंकि इस बात का एक खुद एक नमूना है, खुद एक एग्जांपल है, आप बता सकते हैं बखूबी से। देखिए, अगर हम देखें संजय के साथ जो मैंने काम किया है, वो पहले तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे गुजारिश से मुझे उन्होंने ब्रेक दिया पहला, और उसके बाद कंटिन्यूसली हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनके साथ एक बहुत ही कमाल का सिचुएशन रहा है, और ये इतना लंबा इसलिए चला चूँकि संजय जी पोइट्री से बहुत प्यार करते हैं, वो पोइट्री पसंद करते हैं, और ख़ास तौर से मैं अगर मेरी बात करूं, तो जितना अच्छा काम, जितनी अच्छी पोइट्री मैं संजय जी के साथ कर पाया, बाकी जगह उतना मैंने कोशिश तो की है, लेकिन वो नहीं हो पाई है। और दूसरा सवाल क्या था आपका कि जो एसोसिएशन रही है इतने साल से, क्या आप सीखा आपने संजय जी से? जी ये था कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जैसे वो बहुत पैशनेट होकर फिल्म बनाते हैं, बिल्कुल। और वो उनके फ्रेम में झलकता है, और मैंने उनसे वो सीखा कि अपने काम को बेहतर करने के लिए कैसे रोज़ जो है वो एक कोशिश करते रहना चाहिए, और अ, जो जिन चीज़ों को हम अपने काम में छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो छोटी सी चीज़ है, ये तो सपोज़ करो मैं राइटिंग की बात करूँ तो एक मात्रा है, और इसका क्या है, एक हम बड़ा सा लफ्ज़ ढूंढ लेते हैं। तो मैंने उनसे वही सीखा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे काम करके उन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे बड़ा बनाया जा सकता है। तो वो मैंने उनसे सीखा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे सीखी है। जैसे वो इतने पैशन के साथ फ़िल्म बनाते हैं, मैंने किसी और मेकर में इतना पैशन देखा ही नहीं, बिल्कुल। और वो फिर दिखता भी है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं भी काफ़ी, क्योंकि उनके साथ मैंने 12 मेरे ख़्याल से 13 साल से ज़्यादा हो गए, तो उनके साथ काम करते करते मैं भी काफ़ी जो है वो मैंने काफ़ी ग्रो किया है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे अंदर नई आई हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सुनने वालों तक उनको आने वाली फ़िल्मों में या आने वाली चीज़ों में मैं वो उन तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल। सर थोड़ा सा इसको कैंडिड रखते हैं, कोई फ़िल्टर नहीं है, जी, कुछ हाँ, कुछ भी हाँ, हम बात बिल्कुल, कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मेरा जो दिली सवाल है कि अब रैप थोड़ा-सा कल्चर आया, रैप जी भी हाँ। रिदम के साथ पोएट्री, उसको रैप बोलते हैं। थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ कल्चर, हुँ, वेस्टर्न कल्चर आया हिंदुस्तान में। तो अब रैप कल्चर में क्या होता है कि वो भी पोएट्री है लेकिन उसको थोड़ा-सा बीट्स पे करते हैं। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब जो लिरिसिस्ट है या जो एक राइटर है, जब वो लिखता है तो वो इमेजिन भी कर लेता है कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ, उस दिमाग में विजुअल भी वो इमेजिन कर लेता है कि ये इस लिरिक्स पे इस तरह के विजुअल मैं इमेजिन करना चाहता हूँ, अगर वो उसको वीडियो में बाद में कन्वर्ट करें। तो सर वो विजुअल आप पहले साथ में लिखते समय सोच लेते हैं, या फिर जब आपको उस तरह का डिमांड प्रोजेक्ट का आता है फिर आप उस तरह के सोचते हैं? क्योंकि सोच पे पाबंदी नहीं है, जी। आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो ये एक दिली सवाल था मेरा। देखिए, मैं कोई विजुअल्स नहीं बनाता हूँ। जब मैं खुद कुछ चीज़ें स्टॉक करता हूँ, लिखता हूँ, तो मैं उसमें विजुअल्स नहीं बनाता हूँ, मैं उस पे पोएट्री पे भी बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि
जो पोइट्री होती है गाने में वो खुद अपने विजुअल्स उसके अंदर होते हैं, वो खुद जो लफ्ज़ों का चित्रकला। ताना बाना है वो खुद बयान करता है हुँ, विजुअल्स। तो मैं पहले ख़याल सोचता हूँ बिल्कुल। और ख़याल ही विजुअल्स होते हैं। तो विजुअल सोच के जो है वो पोइट्री नहीं हो सकती है। तो इसमें ये है। और दूसरी रही बात, आपने अच्छा सवाल किया कि रैप बहुत हो रहा है। देखिए, मैं रैप लिखने वाला बंदा नहीं हूँ, नहीं, नहीं। इसलिए मैं उसको जज नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, वो जो लोग कर हुँ, रहे हैं उसकी भी ऑडियंस है, बिल्कुल। बहुत एक लंबी तादाद है हुँ, हुँ, सुनने वालों की और करने वालों की भी, लोग कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो मैं पोइट्री करता हूँ गानों में, जो मेरा स्टाइल है, उसकी भी एक बहुत बड़ी बिल्कुल, ऑडियंस है। बिल्कुल। या जो संजय जी करते हैं उसकी भी बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो अपनी अपनी ऑडियंस है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रैप का ज़माना आ गया है, अब दूसरी चीज़ें नहीं नहीं, चलेंगी, बिल्कुल। देखिए, सब लोग सबके लिए नहीं होते हैं, ना मैं सबके लिए हूँ, ना सब मेरे लिए हैं। तो मेरा मानना ये है कि मेरे नसीब का, मेरे हिस्से का और मेरी ऑडियंस है जो मेरे काम को ढूँढती है। तो जो रैप सुनने वाले वो रैप ढूँढते होंगे, और जो रैप लिखने वाले हैं वो रैप सुनने वालों को ढूँढते होंगे। मैं पोएट्री लिखने वाला बंदा हूँ। लोग मुझे पोएट्री सुनने के लिए मेरे गानों के थ्रू वो मुझे ढूँढते हैं, और मैं अपनी पोएट्री के थ्रू मेरे सुनने वालों को ढूँढता हूँ। क्या बात और वो उन्हें भी मिलते हैं और हमें हमें मिलते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा, इसका एक बहुत ही मोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कोई भी फ़िल्म जब हिट होती है जो 500-600 करोड़ का बिज़नेस कर लेती है, कोई भी एक्स वाई ज़ेड, कुछ हुँ, भी नाम हो हुँ, सकता है। तो वो कितने लोग देखते होंगे उसको? उसको अगर 600 करोड़ का बिज़नेस किया तो मैक्स टू मैक्स 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोगों ने देखी। बॉस, यहाँ तो 150 करोड़ लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो या कोई गाना आया, सपोज़ करो कोई रैप गाना आया जो मतलब काफ़ी चल गया रील पे, हुँ, यहाँ-वहाँ, वो चला, लोगों को लग रहा है ये हिट हो गया। हुँ, अब ये ट्रेंड सेट कर दिया इसने। आप जाके देखिए उसके नीचे, उसे कितने लोग सुनते हैं, है बिल्कुल। ना? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 हुँ, करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं। तो 150 करोड़ लोग तो फिर भी नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचा। है ना? तो अब जै जो उसकी ऑडियंस है, यानी 2 करोड़ लोगों ने अगर 600 करोड़ वाली फ़िल्म देखी, तो वो 2 करोड़ लोगों तक ही पहुँचनी थी, उसकी उतनी ही जर्नी थी, उतनी ही ज़िंदगी थी, वहाँ तक पहुँच गई और सुपर हिट हो गई। ऐसे ही अब जैसे संजय जी फ़िल्म बनाते हैं, वो बहुत ही कल्चर्ड फ़िल्म हुँ, बनाते हैं, और एक उनका पीरियोडिक सिनेमा। एक क्लासिक हुँ, है, और हमारे हिंदुस्तान के रंग वो भरते हैं। तो उनका एक सिनेमा है, तो वो लोग भी देखते हैं। हुँ, और दूसरे टाइप का देखते हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी, ना रैप वालों को चिंता करने की ज़रूरत है, ना हमें ज़रूरत है। हमारी ऑडियंस अपनी है, उनकी ऑडियंस अपनी है, और हमारे काम करवाने वाले भी, करने वाले भी, तो सबको सुनते हैं। यहाँ हर चीज़ हुँ, चलती है। ये हमारी बहुत ही अजीब-ओ-गरीब बिल्कुल। सोच है कि हमें कोई चीज़ चली किसी भी फ़ील्ड के लोगों की, हम उससे ट्रेंड सेट हुँ, करना मान लेते हैं कि हुँ, भई ये तो ट्रेंड सेट हो गया। ये तो गाना मतलब जो है वो जो कमाल हो गया कि क्या लेके आया था, घंटा लेके आया था और हुँ, वो जाएगा, वो सब उस तरह की चीज़ें। मैं उसे गलत नहीं कहता, वो अच्छा है, वो लोग सुनते हैं, जिनको मज़ा आता है उनके लिए अच्छा है, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं उसको नहीं अच्छा, लिखता हूँ, तो मैं उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता हूँ, और मेरे ख़्याल से जो मेरी पोएट्री सुनने वाले हैं, वो बिल्कुल नहीं लेते हैं उसमें। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और हमें लगन से, हम जो करते हैं, हमें वो जो आता है, हमें वो लगन से करते रहना चाहिए। वो उसमें बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम और आप भी हम चाहते हैं ऐसे लगन से और करते रहें जी, पूरी उम्र काम, ताकि हम भी आपके अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स ऐसे सुन पाएँ और जी, आगे आपको प्यार दे पाएँ। सर, जिस तरह से अगला मेरा एक सवाल है वो एक क्रेडिट्स को लेके है। चाहे फ़िल्में हों, चाहे गाने हों, चाहे एक पोएट्री हो, चाहे गज़ल हो। जब वो सुपर डुपर हिट हो जाती है फ़िल्में, तब मैं आपको अभी एक लाइव एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अभी हम जी, रूम में जितने लोग बैठे हैं, जी, अभी सबने हीरा मंडी देखी होगी। अगर मैं सबसे पूछ लूँ इसका गाना किसने लिखा है, 10 में से 8 लोग भी नहीं बता जी, पाएँगे। तो बिल्कुल, ये बहुत बुरी बात है, बिल्कुल, क्योंकि क्रिएटिव टीम इतनी मेहनत लगती है, सब कुछ लगता है। या कोई भी बड़ी फ़िल्म ले लो कि पद्मावती के गाने किसने बनाए हैं, किसने, बाजीराव मस्तानी जी, किसने, लेकिन कोई 10 में से 8 लोग नहीं बता पाएँगे। बिल्कुल, जो एब्सोल्यूटली, एक एक यू नॉर्मल, आर लेकिन राइट। वहीं पूछ लो कि इस फ़िल्म में हीरो कौन था, हीरोइन कौन था, वो सब हाँ, बता देंगे। तो आपको लगता है कि सर कहीं डार्क शैडो हो रहा है जो क्रिएटिव फ़ील्ड का बंदा है और उसका नाम सामने नहीं आ रहा? ये बहुत जी। बड़ा एक मैं कह सकता हूँ लॉस भी है, क्रिएटिव जो लोग हैं, जो उस कैमरा के पीछे काम करते हैं। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये अच्छी बात नहीं है, और इससे कोई किसी का नुकसान नहीं है, इससे नुकसान आर्ट का है। हुँ, इससे नुकसान जो है वो क्रिएशन का है, कंटेंट का नुकसान हो रहा है।
तो ये हो रहा है कि हमारे यहाँ एक जो हमारे मेकर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उनका एक सिस्टम बना हुआ है कि वो एक्टर जो है वो उस पे पूरा फोकस रहता है, बाकी चीज़ों पे नहीं रहता, और उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। उनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं, जो मेकर्स हैं वो भी पिक्चरें गिर रही हैं, क्योंकि इस तरह जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से जो क्रिएटर्स हैं उनको बैक सीट किया जा रहा है, या उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, या उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से कंटेंट ख़राब हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। तो अब सोचिए, अगर मुझे अगर उस तरह की जो मैंने काम किए हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, ये सब इसमें आ गए, इसमें डायरेक्टर्स आ गए, इसमें राइटर्स आ गए, इसमें लिरिसिस्ट आ गए, इसमें कंपोजर्स आ गए, जो मेन क्रिएटर। तो मैं अगर जो मैंने ये काम किया अगर ये अप्रिशिएट ना हो, और इसमें लोग मुझे ना जाने, तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत टूट जाती है। तो मैं अगला कंटेंट या अगला क्रिएशन जब मैं करता हूँ, तो मैं इसमें बहुत एफर्ट नहीं लगा पाता, और मैं बहुत इन्हीं एक्टरों के लिए जिनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं धड़ाधड़, या जो हिट हो रही हैं, इन्हीं के लिए मैं और बेहतर काम कर सकता हूँ, अगर मुझे रेस्पेक्ट मिले, क्योंकि आर्ट जो है ना वो कॉन्फिडेंस का नाम है, और कॉन्फिडेंस जो है वो रेस्पेक्ट और फैसिलिटीज से आता है। तो अगर सपोज करो ये मुझे मिलने लगे, तो मैं कितना बेहतर काम, या कोई भी XYZ कोई भी राइटर डायरेक्टर हो सकता है, वो बेहतर काम करेगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़े हमारी पिक्चर का चेहरा है वो एक्टर्स हैं, तो उनको ये बात सोचनी चाहिए, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए, वरना तो होगा ये, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा और देखने वालों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास जो है उनको हर एक्टर 350 मिलता है। भले ही ये तो जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए एक्टर 100 करोड़ में मिलता होगा, है ना, उनको 100 करोड़ में मिलता है, कोई 150 में मिलता है, ऑडियंस को थोड़ा ही मिलता है, ऑडियंस को तो 350 मिलते हैं सब। टिकट विंडो पे ऐसा तो है नहीं कि जिसने 100 करोड़ रुपए लिए उसका टिकट जो है वो 25 लाख रुपए का बिक रहा है ना, उसका भी 350 रुपए का 400 का टिकट है, और जिसने 1 करोड़ रुपए लिए उसका भी 350 का है। तो ऑडियंस के लिए कोई बहुत वैल्यू नहीं है ये, जितना भी हवा बनाया हुआ है या इस तरह का जो ख़राब किया हुआ है सिस्टम, ये हमारे जो मेकर्स और पब्लिशर्स हैं उन्होंने किया हुआ। और एक्टरों को भी, एक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा फेस है, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और उनके खुद के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा नहीं क्रिएट होगा तो वो भी क्या करेंगे, फेस जो है कितने दिन बिकेगा। आपको एक्टिंग और कंटेंट पे तो ध्यान देना ही होगा, और जब कंटेंट नहीं हो तो एक्ट क्या करेंगे आप उसमें, आप कितना नाचेंगे, आप कितना बाकी चीज़ें करेंगे, आपको कंटेंट तो ऑडियंस को देना होगा। लोग रिलेट नहीं करते ये फेकम फाक चीज़ों से, ये बहुत हो चुका है, सदियों से देखते आ रहे हैं लोग, अभी इस चीज़ से थोड़ा ऊब गए हैं, उन्हें वो चीज़ देखनी है जिससे वो रिलेट करते हैं, है ना। जैसे सपोज करो कोई बड़ा एक्टर है, और वो अगर किसी राइटर को या किसी क्रिएटर को इसलिए कोई मकाम नहीं दे रहा क्योंकि उनसे वो रिलेट नहीं करता, है ना, इसीलिए नहीं कर रहा ना, तो सोचो अगर जब ऑडियंस भी आपसे रिलेट नहीं करेगी तो वो कैसे आपकी फिल्में देखेगी। सही बात है। जाहिर है। तो आप ऐसा कंटेंट बनाइए और ऐसे लोग पैदा कीजिए जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको 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 हौसला, उनको वो रेस्पेक्ट, एप्रिशिएशंस, उनको फैसिलिटीज़ दिलाइए, दीजिए, ताकि वो आपके लिए जान लगा दें और बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करें, और आप जितने बड़े भी हैं उससे बड़े बने। बिल्कुल तो ये है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और एक बात भी रखी है, सिर्फ आप अपने लिए नहीं, पूरी एक कम्युनिटी के लिए। जी बिल्कुल, मेरा मसला ही नहीं है, मेरी तो चल रही है अच्छे खासा, सब चल रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम। नहीं बिल्कुल। अगला सर एक सवाल आपसे, आप लिखते भी हैं, राइटर भी हैं, तो एक सवाल है कि फिल्में फ्लॉप क्यों होती हैं? बड़े बैनर की पिक्चरें आ गई जी, प्रोडक्शन तमाम बड़ी बड़ी फिल्में आ गई, तो वो बड़ी फिल्में, इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े नाम, तो ये फिल्में फ्लॉप क्यों होती हैं? मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई आपको कि ऑडियंस के, हमारे लिए कोई बड़ा एक्टर हम स्क्रिप्ट लेके घूम रहे, हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ऑडियंस के लिए विद इन सेकेंड वो घर से निकलता है, उसको हर एक्टर अवेलेबल है थिएटर में, और 350 में ही अवेलेबल है, उससे ज़्यादा किसी की वैल्यू नहीं है ना। टिकट उतने का ही बिकता है, ये तो आप 100 करोड़ में ले रहे हो, 150 का भी मिल जाता है। तो अब उसके लिए हर एक्टर मौजूद है, उसके लिए ऑप्शंस हैं, वो जो चाहे देगा, और आज तो OTTs आ गए हैं। तो अब अगर आप उसको अच्छा कंटेंट नहीं दोगे तो वो नहीं देखेगा, और जब वो नहीं देखेगा तो ऑब्वियसली आप ऑडियंस के लिए बनाते हैं, आप खुद के लिए तो बनाते नहीं है, तो ऑडियंस के लिए बनाते, वो देखेगी नहीं तो पिक्चर औंधे मुँह गिर जाएगी, फ्लॉप होगी। उसका यही कारण है कि कंटेंट बहुत ही अजीबोगरीब है, यहाँ से कॉपी, वहाँ से पेस्ट, ये राइट्स खरीद लो, वो राइट्स खरीद लो, ये सब क्या हो रहा है, ये रीमेक्स, मैं बहुत खिलाफ हूँ, रीमेक्स की बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों कर रहे हैं आप रीमेक्स? अगर आप जो कंटेंट बन चुका है, जो गाना बन चुका है, जो फिल्म बन चुकी है, अगर आप उससे बेहतर नहीं बना सकते या उसके जैसा नहीं बना सकते तो आप क्यों बना रहे हैं भाई? कोई और चीज़ बनाओ,
ये किसी आपकी क्या जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे? भाई कुछ और बनाएं आप जो आपको आता है। तो मेरा मतलब यही है कि आप नया, आप यार, ये हिंदुस्तान कोई मजाक बात है? इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग रहते हैं और आपके पास कंटेंट नहीं है। आप जो है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से खरीद लेते हैं राइट्स वहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये तौहीन हो रही है हमारे देश की। ये यहाँ के टैलेंट की तौहीन नहीं है, ये यहाँ के आवाम की, यहाँ की जनता की, यहाँ की ऑडियंस की और यहाँ के टैलेंट की तौहीन हो रही है कि आप रिक्रिएट कर रहे हैं। क्यों? वो तो है अवेलेबल, लोग सुनेंगे उसको, सुनते हैं लोग। आपके करने से कोई नुकसान ही होता है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। लोग उसको सुन रहे हैं, जो पुराना कंटेंट है लोग उसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इसी चक्कर में आपको भी देख लेते हैं। तो ये गलत बात है, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। एक आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के या कुछ महीने लगा के एक गाना क्रिएट किया या एक स्क्रिप्ट क्रिएट की, उस पर फिल्म बनी, हिट हुई और आपने बस चंद पैसों से वो खरीदी और उस पर बना दिया। उस आदमी का जिक्र ही नहीं है जिसने ये गाना लिखा, जिसने ये गाना कंपोज किया, जिसने गाया और जिसने, और वो कमाल ये है कि वो गाना इनका हो जाता है। ये उसे अपना गाना बता के बैठ के डिस्कस करते हैं उस पर। मुझे हैरत है कि इस कदर की बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब एक बहुत एक कह बिल्कुल सकते यार, हैं अगर किसी आप का गाना और मेरा गाना, मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरा गाना। तो मैंने भी 1-2 गाने किए हैं, उसके बाद मैं नहीं करता हूँ, मैंने बंद कर दिया है कि साहब ये हमारे बस की बात नहीं है, ये किसी का काम है। और क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम फिर अपनी बातें करते हैं, और ये मैं गलती नहीं बता रहा हूँ उनकी करने वालों की। वो क्या होता है कि नेचर में आ जाता है कि हाँ मैंने ये गाना लिखा, मैंने वो गाना लिखा। अरे भाई आपने नहीं लिखा है, ये पहले से किसी का था, आपने इसके आगे पीछे 4 लाइनें जोड़ दी। आप किसी के घर के पीछे घर बना लेंगे तो क्या उसका घर आपका हो जाएगा? अब मैं शाहरुख खान के बंगले के पीछे कोई फ्लैट खरीद लूँ तो बंगला मेरा हो गया, या उसके आगे मैं जाके बैठ जाऊँ चंद घंटे, ये बंगला मेरा हो गया? ये कैसे? तो ये दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत बात है और बहुत ही अजीब व गरीब, हैरत की बात है। मतलब मुझे हैरत होती है कि ये किस माइंडसेट के लोग हैं। मतलब भाई अगर क्या हो रहा वही है? है कि आप एक चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते यार, क्यों कर रहे हैं आप? आप और 1000 क्रिएटर हैं, उनको मौका दें भाई। ये क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए आपको, या तो करिए आप। मार्केट है आपके पास सब कुछ है। अच्छा ये तमाम पता है क्या हो रहा है? ये सब बड़ी फिल्मों में हो रहा है। जिनके पास सब कुछ है, कमाल देखिए, मतलब जिनके पास हर डायरेक्टर अवेलेबल है, जिनके पास हर एक्टर अवेलेबल है, जिनके पास हर राइटर अवेलेबल है, लाइन लगाए खड़े हुए हैं राइटर्स, जिनके पास हर कंपोजर है, वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। यार हद हो गई। मतलब जिसके पास चीज़ें नहीं है वो करे, चलो समझ में आता है कि भाई मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मैंने इसकी उधार मांग ली, यहाँ से मांग ली, वहाँ से चुरा ली, वहाँ से पेस्ट कर लिया, चलो ठीक है, फिर भी एक हद तक मैं मान लूँ। यार जिनके पास सब कुछ है और डंका पीट रहे हैं आप, जो लोग सबसे बड़ा होने का, वो ये कर रहे हैं, कितनी हैरत की बात है। नहीं, और जिस तरह से एक आर्टिस्ट हैं पंजाब के गिप्पी गरेवाल, शायद आप जानते होंगे, और उन्होंने कहा कि धर्मा प्रोडक्शन का एक फिल्म थी, उसमें उनकी आवाज़ सैंपल मंगाया और उसमें यूज़ भी कर लिया, लेकिन उनको क्रेडिट ही नहीं दिया। उन्होंने फिर बोला कि मैं काम ही नहीं करूँगा उस प्रोडक्शन के साथ। हाँ तो बिल्कुल गलत बात है, क्रेडिट देना ही चाहिए। एक चोरी है एक तरह की, और चोर छोटा हो या बड़ा हो, चोर होता है। बिल्कुल। तो ये गलत बात है। अगर आप किसी का ले रहे हैं तो उसका आप नाम लीजिए। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि नाम, ये ऐसा नहीं कि ये लोग जानबूझ के नहीं लेते। इनके साथ भी क्या होता है ना कि जब आदमी कोई किसी चीज़ से जुड़ता है 10-20 दिन, महीना, तो वो उसे अपना मानने लगता है। तो इनकी भी प्रॉब्लम ये है, ये भी कोई जानबूझ के शायद ऐसा नहीं करते होंगे, या करते हैं तो बहुत ही गलत बात है। और ये अक्सर होता है, नहीं होना चाहिए। एक आर्टिस्ट के साथ उसे आप अगर उसका नाम देना मतलब, उसका नाम लेना मतलब उसकी रेस्पेक्ट करना है। तो अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप ठीक आदमी नहीं है। बिल्कुल, और क्राफ्ट के साथ उसे जस्टिस होना बिल्कुल मुमकिन है। अब थोड़ी सीरियस बातें होगी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ भी चलते हैं। सर मैं एक स्टडी पढ़ रहा था 2022-23 की रिपोर्ट, कि हमारे भारत देश में 60 से 70% लोग अभी भी गज़ल और शायरी और ये सब मुशायरा सुनने वाले अभी भी लोग हैं। उनकी एक अलग, कमाल यार, ये आपने ये 100% सही रिसर्च, मतलब हाँ, अब जो रिपोर्ट्स के अनुसार ये डेटा है, मतलब सोचिए, मैं तो जीत गया, जीत हो गई आज मेरी। बिल्कुल, मैं रिपोर्ट्स में जो पढ़ा उसी मुताबिक। तो सर गज़लें जिस तरह आप लिखते भी हैं, और अभी हीरा मंडी में भी आपका एक्टिंग डेब्यू भी छोटा सा कह लो हुआ है, लेकिन पर आपकी वो गज़ल नेटफ्लिक्स के माध्यम से 192 कंट्रीज़ में लोग सुन रहे हैं। मतलब अब हमारा मुकाबला आपस में नहीं रहा बॉलीवुड टॉलीवुड, ये अब हम इंटरनेशनल हो गए हैं। हम ऑस्कर्स भी ला रहे हैं, हम ग्रैमी भी ला रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद मुझे लगता है इंटरनेशनल हम खुद ही राज करेंगे, और इंडिया अलग से सिर्फ इंडिया रिप्रेजेंट होगा। ये बॉलीवुड टॉलीवुड खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं यही कहता हूँ, ये बॉलीवुड कुछ होता नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि आज हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम सर्वाइव कर रहे हैं और वहाँ हम अपना लोहा मनवा रहे हैं। और ये हमारा नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है भाई, हमारे देश की बात है।
तो इतने बड़े देश में अगर ये कॉपी पेस्ट हम लेके मार्केट में जाएंगे, क्या थू थू होगी हमारे ऊपर। मेरा मतलब है कम से कम अपनी ना सही तो देश की लाज रखो। ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है। दुनिया का इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, और उसका सिनेमा है, ये इंडियन सिनेमा की बात है। आज अगर हीरा मंडी इंटरनेशनल लेवल पे 192 कंट्रीज में चली है और वो रन कर गई और वो बहुत सारी सीरीज को उसने पीछे छोड़ दिया, तो ये मेरी सीरीज नहीं है भाई, मैं मेरे गाने नहीं है, ये अब हिंदुस्तान के हैं, और ये मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तान का हूँ। तो ये मैंने जो भी कुछ ये उस लेवल पे हुआ है, ये मेरे देश का नाम हुआ है, तो मेरा भी हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम ऐसा मत कीजिए यहाँ। और पता क्या है, अगर आप इतने बड़े देश से अगर आप इस तरह के कंटेंट और इस तरह के क्रिएटर नहीं निकाल पा रहे, तो कितनी बड़ी तौहीन की बात है कि 150 कंट्री में कंटेंट नहीं है। 150 मतलब जो करोड़ लोगों की कंट्री में कंटेंट नहीं है, राइटर्स नहीं है अच्छे। यार ये तो हद और बस की बात है, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से जितने भी बाहर हॉलीवुड यूनिवर्स के जितने भी हैं, उसमें अभी भी कुछ इंडियंस हैं जो काम करते हैं, जो हम देख भी पाते हैं, इसलिए जी। जाते हैं कि उनको यहाँ नहीं मिल पाता उस तरह का जो उनको और चाहिए। आज आज हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अभी देखिए जो वेब सीरीज़ ये हीरा मंडी, इसमें देखिए आप, इसमें पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के कलर्स हैं, हिंदुस्तान कल्चर है। का कल्चर है, उसके पूरे कलर्स हैं, वही सेट्स हैं जो यहाँ के मकान होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें अगर म्यूज़िक की मैं बात करूँ, तो देखिए संजय जी ने वही जो हमारा क्लास है ना? वो कत्थक, वो सादगी। ठुमरी और वो गज़ल टाइप और वो मुजरे और वो उस तरह का जो पुराना म्यूज़िक होता है, वैसा ही मैंने लिखा भी है। तो देखिए उसको 192 कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किया, लोगों ने उसकी तारीफ़ की और उसे आगे बढ़ाया, और वो पार्ट 2 अनाउंस हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे कल्चर में और हमारे कलर्स में और हमारे कंटेंट में और हमारी पोएट्री में और हमारे म्यूज़िक जो क्लासिक है, उसमें बहुत दम है बॉस। पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है, हमारे लोग नहीं कर रहे। बिल्कुल। और हीरा मंडी 2 अनाउंस हो गई है, जैसे आपने बताया, हम सब ने भी देखा है। पहली बात तो मुबारक आपको। थैंक यू। और दूसरी बात, ये हैशटैग नंबर 1 2 ट्रेंड की है वर्ल्ड जी हाँ। लेवल पे। तो अब मैं चाहता हूँ सेकंड भी इस तरह का ही हमारी जो है ट्रेंडिंग देखने को मिले। और जिस तरह मैं म्यूजिकल, आपने डेब्यू तो बहुत साल पहले कर लिया था, जी। लेकिन एक्टिंग डेब्यू आपका थोड़ा बहुत संजय जी की वजह से जो हुआ है छोटा जी। मोटा। तो पहली बात तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, हम ये जानना चाहते हैं। और जो उसमें आपने गज़ल सुनाई थी, आप पहले वो थोड़े से उसके 2 हाँ, लाइनें अगर बिल्कुल, आप सुना बिल्कुल। दें। देखिए आज हाँ। मतलब लोग कहते हैं कि रैप चलता है, ऐसे गाने। देखिए आज मैं आपके साथ बैठा हूँ और आप माशाल्लाह यंगस्टर हैं, और आप उस गज़ल की डिमांड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी एक चैनल चला रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं, वो तभी कर रहे हैं। तो देखिए ये साफ-साफ सामने-सामने है। अगर इसके बावजूद भी कोई इसका अपोज़ करता है तो कितनी ख़राब बात है। ख़ैर, तो पहली बात तो ये है कि आगे आने वाली में अभी तो पता नहीं है, अभी ऑफ़िशियली मेरा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। ये तो बहुत आगे की बात है, इसलिए हम वो तो करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन हीरा मंडी में जो मैंने गज़ल पढ़ी है वो ये है कि पहले जिगर के खून से ज़बाँ की वज़ू करो, पहले जिगर के खून से ज़बाँ की वज़ू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। एक्चुअली मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया इस शेर में कि 150 करोड़ देशवासियों का ये देश है, और यहाँ पे तुमको जिगर के खून से पहले वज़ू करो, उसके बाद सही आर्ट बात की है। बात करो। तो ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इसकी बड़ी तकलीफ़ है। तो पहले जिगर के खून से ज़बाँ की वज़ू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। और शेर ये कि मिलते हैं इश्क में ये ख़ज़ाने नसीब से, ज़ख्मों पे ज़िक्र यार से हंस के रफ़ू करो, और दर्दे जुदाई सुन्नत मजनू है इश्क में, तुम भी तुराज इसको अदा हू बहू करो। क्या बात है। तो ये है मेरी जान, और बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक रिसर्च भी किया कि हम्म। गज़ल इतने लोग और उस तरह की अच्छी पोइट्री इतने लोग सुनते हैं। मेरी तबीयत खुश होगी, दिन बन गया मेरा। नहीं नहीं बिल्कुल। सर, हमने और भी चीज़ों पे मैं अब बात करना चाहूँगा। जिस तरह से सर एक शायर बोलते हैं कि शायर बंदा कब बनता है, शायर बंदा जो फिल्मों में दिखाया गया, मैं जी हमने वही देखा बचपन से। जी जी। एक जो माइंडसेट रहा है, तो बोलते हैं कि जब तक आपका दिल नहीं टूटता आप शायर नहीं बन सकते, या फिर आप बंद कमरे में बैठ के अगर नहीं कर रहे तो सर ये बात कर रहा हूँ मैं बॉलीवुड में जो जिस जी तरह से दिखाया जाता है, तो सच में दिल टूटना ज़रूरी है शायर बनने के लिए, या आपका टूटा है, या फिर क्या क्या देखिए आपका? देखिए जो शायर या राइटर या क्रिएटर जो चीज़ें क्रिएट करता है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस उसका नहीं होता है। वो कुछ उसके आसपास के लोगों का होता है, कुछ सोसाइटी का होता है, कुछ जो वो कहना चाहता है, करना चाहता है, नहीं हो पा रहा, कुछ उसका पर्सनल होता है। तो ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऑब्वियसली हुई होंगी,
और इसकी हम डिटेल में नहीं जाते। हम्म, तो जब तक ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब तक आप दूसरे के दुख दर्द को महसूस नहीं कर सकते तब तक आप लिख नहीं सकते। और आप दूसरे का दुख दर्द खुशी कब महसूस करेंगे? जब आप खुद उसे जी चुके होंगे। तो ऑब्वियसली इस मैं अगर राइटिंग की बात करूं, दुनिया के अदर और भी जो है क्रिएशंस होते हैं, लेकिन मैं अगर राइटिंग की बात करूं तो ये राइटिंग जो है वो टोटल एहसासात और महसूस करने की चीज़ है। तो ये बिल्कुल ये जो है ऐसी चीज़ें हुई भी होती हैं सबके साथ जो भी लिखते हैं, और वो बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि जब तक देखिए दर्द सबका एक जैसा होता है। आपकी तकलीफ़, आपका दर्द बिल्कुल एक जैसा होगा। आपकी खुशी और मेरी खुशी, इनकी खुशी सबकी एक जैसी होगी, तो इसलिए वो रिलेट करती है। तो जब हम सबके दुख दर्द और खुशी की बात करते हैं तो बिल्कुल वो हमारे साथ हुई भी होनी चाहिए। तो उसमें ज़्यादा इंसान रिलेट करेगा, ज़्यादा उससे जुड़ेगा, उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, मतलब सर कोई तकलीफ़ है, दिल टूटना वो उसकी बात नहीं है, लेकिन संजीदगी, सिंसियरिटी जो है वो होनी चाहिए। उसका नाम जो है पोएट्री है और वो एक एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। आखिरी कुछ सवाल, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी जी। कमी है, तो एक तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी आपका सफ़रनामा रहा है सर, एक गांव, छोटे से गांव से उठ के आना, जी। आज बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े हो, तो हल्का सा तब से लेके अब इतने साल हो गए, जी। तो अब कुछ लगता है कि मैंने कुछ किया है या मैं कुछ कर रहा हूँ, या फिर अभी भी कोई एक विजन है जो, या एम है कुछ जो आपने अभी भी रखा है कि मुझे ये जी। ब्रेक करना है? देखिए बिल्कुल मैंने ऊपर वाले का करम है और अच्छे लोग मुझे मिले और अच्छे सुनने वाले मिले सबसे पहले। मैं यहाँ संजय जी को भी थैंक्स करना चाहूँ, उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली काम दिया है। एक बड़ा बैनर है और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। बाकी जगह तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ये एक मुसलसल चल रहा है। तो पहली बात तो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ जितना भी काम मैंने किया है, जितना मेरे हिस्से में है, क्योंकि मेरे हिस्से से ज़्यादा मुझे मिल नहीं सकता। और मेरा एक मानना और है कि सारी ऑडियंस आपकी नहीं हो सकती। बिल्कुल। ना मैं सबके लिए हूँ, ना सब मेरे लिए हैं। तो जितना भी है मैं खुश हूँ। और रही बात आगे करने की, जी बिल्कुल, मैं आगे कुछ और बहुत अच्छा काम करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैं इसी के लिए बना हूँ। तो मैं अगर इसमें जो है वो काम चोरी करूँगा या इस कुछ दूसरा सोचूँगा तो उससे मेरा भला नहीं होगा। तो मैं ये यकीन हो चुका है मुझे, और ये फ़ाइनल है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखने के लिए बना हूँ। तो मुझे बेहतर से बेहतर लिखना है, और ये मेरे लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं। एक्चुअली मुझे ऊपर वाले ने मेरे सुनने वालों के लिए और कुछ लोगों के लिए मुझे बनाया है। तो मैं उनके लिए और बेहतर और बेहतर और बेहतर करना चाहता हूँ। तभी मेरा होना जो है वो किसी एक मकसद की तरफ होगा और एक कामयाब होगा। अदरवाइज़ मैं जिस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, जिन लोगों के लिए पैदा हुआ, अगर मैं उन तक और बहुत चीज़ें और नहीं पहुँचा सका, नहीं पहुँचा, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं और बहुत अच्छा काम आगे करना बिल्कुल। चाहता हूँ। एंड वी विल ऑल्सो फॉरवर्ड टू सी दैट थिंग इन फ्यूचर ऑल्सो। जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। सर, एक जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जी। मोस्टली उसमें एक प्यार का एक पैगाम रहता है, जी। प्यार एक रहता है फ्रंट फुट पे, कि प्यार का एक एग्जाम्पल है। तो जितने भी आपने अभी तक लिरिक्स लिखे हैं, जितनी भी पोइट्रीज की हैं, तो एक कोई आपकी फेवरेट जो प्यार का संदेश दे, वो दो लाइनें यार देखिए, प्यार के हम दिल्ली में बैठे हुए हाँ, हैं दिल वालों और के हाँ शहर। बिल्कुल दिल वालों का शहर है। तो यहाँ से मैं एक शेर है मेरा कि दिल पे करनी है हुकूमत तो मोहब्बत कीजिए, हाँ, दिल पे करनी है हुकूमत तो मोहब्बत कीजिए, दिल कोई दिल्ली नहीं है, मत सियासत कीजिए। तो दिल दिल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा एक बात और मैं हमेशा कहता भी हूँ मैं अपने कोट्स में कि दुनिया की कोई भी तरक्की बिना मोहब्बत के मुमकिन ही नहीं है। वो चाहे किसी इंसान की हो, किसी बिजनेस की हो, अच्छा देश से या हो। या किसी देश की हो। जब तक मोहब्बत नहीं है तरक्की मुमकिन नहीं। आज तक नफ़रतों में कोई तरक्की हुई नहीं। नहीं। तो इसलिए मैंने मोहब्बत को चुना है और मैं मोहब्बत की ही शायरी करता हूँ। और वो चाहे किसी को बहुत अच्छी लगे या ना लगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या है कि जब कभी ज़िक्र होगा और तो मेरा नाम मोहब्बत लिखने वालों में लिखा जाएगा। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। शुक्र है कि मेरा नाम किसी और चीज़ में नहीं आएगा। तो मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ है नहीं दोस्त, बिल्कुल। क्योंकि सब कुछ इसी से है। और वरना तो कुछ भी कोई आर्ट मोहब्बत नहीं है जिस आर्ट में, तो वो आर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आर्ट है ही नहीं। और मैं तो टोटल आर्ट का ही आदमी हूँ। मैं तो आर्ट ही खाता हूँ, आर्ट ही पीता हूँ, और आर्ट पे ही सोता हूँ, और आर्ट पे ही उठता हूँ। बिल्कुल। आखिरी एक सवाल, आपने एक चीज़ बोली थी कि अच्छी स्क्रिप्ट से ख़राब फिल्में बन सकती हैं, जी लेकिन हाँ, जी हाँ। ख़राब स्क्रिप्ट से
खराब स्क्रिप्ट से अच्छी फिल्म जो है वो बिल्कुल। नहीं बन सकती, तो ये किसी स्पेसिफिक किसी के लिए था या क्या? नहीं, देखिए यही जैसा आज आपका पहला ही सवाल था और घूम फिर के सबका सवाल ये होता और ये होना चाहिए, क्योंकि फिर वो अगेन बात आती है कि इतना बड़ा जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो रही है और फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है, ना देश के लिए, ना आर्टिस्टों के लिए और ना देखने वालों के लिए। तो मेरा मतलब यही है कि जब तक अच्छा कंटेंट, अच्छा क्रिएशन, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी, उस पे अच्छी फिल्म नहीं बन सकती। ये तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और कोई मेकर उतना अच्छा नहीं है तो वो उस पे बुरी फिल्म बना दे, तो वो अच्छी स्क्रिप्ट पे बुरी फिल्म बन सकती है और कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर स्क्रिप्ट ख़राब है तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा मेकर अच्छी फिल्म नहीं बना सकता। तो इसलिए मेन चीज़ है स्क्रिप्ट। अब ये बात देखिए सामने आ गई कि जो मेन चीज़ है उसी को ना रेस्पेक्ट दी जा रही है, ना उसको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो कैसे ये सर्वाइव करेगा अच्छा सिनेमा और कैसे हमारी इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी, ये पीछे ही जाएगी। जी, बिल्कुल। मैं तो चाहता नहीं ख़त्म हो, क्योंकि आपसे बात करने में इतना मज़ा आ रहा है कि सुनते रहे। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा बिल्कुल। तो लास्ट में सर, जितना भी हमने आपकी जर्नी को सुना, आपके जो सवालात थे, आपके जो जवाब थे, आपकी जो शायरी थी, बाकमाल, बहुत अच्छा लगा। हमारे पॉडकास्ट में आप आए एज अ गेस्ट और थैंक यू। होप्स हो कि दोबारा भी आप आए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ। नहीं, बिल्कुल। और आपकी जो पूरी जर्नी है उसको समराइज़ करने के लिए मैं भी एक शायरी थोड़ी बोल दूँ, अगर कुछ प्लीज़ प्लीज़ भाई, थोड़ा मुझे ऊपर नीचे खुशी हो हो तो। रही है कि आप मतलब शायरी से आप मोहब्बत हाँ, करते हैं और शायरी से आप लगाव रखते हाँ। हैं, तो इससे बड़ी तो खुशी की बात नहीं है। छोटी भूल चूक प्लीज़ मुझे माफ़ प्लीज़ करना। बोलिए, प्लीज़। तो कहते हैं ना कि रख खुद पर हौसला, एक समय ऐसा आएगा। आ, रख खुद पर हौसला, एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा है। देखिए लोग कह रहे हैं पोइट्री नहीं हो रही, अभी देखिए आप कर रहे हैं। मतलब आपकी जर्नी में नहीं नहीं, समराइज करना बिल्कुल मुझे चाहूँगा। बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा यार। और ऐसा नहीं, मैं गाहे बगाए जब मुझे वक्त मिलता है मैं पोइट्री के इवेंट्स में जाता रहता हूँ, तो आज यंगस्टर्स पोइट्री की तरफ आ रहा है और पोइट्री के बिना ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी जो है अगर आप उसे गौर से देखें, फर्स्ट डे से आखिर तक किसी की भी ले लें, वो एक पोइट्री है। उसमें उतार चढ़ाव, प्यार, मोहब्बत, और अगर आप देखें उसमें प्यार का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे ख्याल से 90% प्यार होता है किसी भी एक कामयाब ज़िंदगी में, एक कामयाब पोइट्री में जो है वो 90% प्यार होता है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं। तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार मोहब्बत से और खूबसूरत बनाया। यहाँ मैं लास्ट में एक पैगाम देना चाहूँगा जो बिल्कुल मैंने दर्शकों खुद के को, बिल्कुल। मैंने जो खुद के लिए लिखा था उसमें मैंने अमल किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइनें काश किसी की समझ में आ जाए और वो इस पे अमल करे और उसकी ज़िंदगी कामयाब हो और उसमें कहीं मेरा हिस्सा हो जाए। तो ये शेर है कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। क्या बात है। थैंक यू सो मच। वेरी डीप मीनिंग के साथ थी एक शायरी। तो दोस्तों, जिस तरह सर आपने भी सारे इनके अप्स एंड डाउन जर्नी से लेके सारी चीज़ों पे हमने बात की और आई होप आपको एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और दोस्तों, ऐसे अच्छे अच्छे एपिसोड्स के लिए अच्छे गेस्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को प्यार देना है। और दोस्तों, आज के इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।